80 के दशक में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को भारतीय राजनीति के जय वीरू के नाम से नवाजा जाता था। साल 1984 में राजीव गांधी की एक आवाज पर अमिताभ बच्चन अपना बना बनाया फिल्मी करियर छोड़कर चुनावी मैदान में उतर गए और 27 नवंबर 1984 के दिन पर्चा दाखिल करने इलाहाबाद पहुंचे। कलेक्ट्री में जहां उन्हें पर्चा दाखिल करना था, वहां भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, लेकिन सदी के महानायक की एक झलक पाने के लिए वहां हजारों लोगों की भीड़ उमटने लगी। दर्जनों लोग बस की छत पर चढ़ गए और छत ही पिचक गई। सैकड़ों लोगों ने धक्का मारकर सरकारी दफ्तर की मजबूत दीवारों को तोड़ दिया। उनकी चुनावी रैली के दौरान सैकड़ों लड़कियां उनके स्वागत में अपने दुपट्टे सड़कों पर बिछा देती हैं। जब वोटिंग हुई तो अमिताभ बच्चन के 4000 वोट रद्द हो गए, क्योंकि इन मतपत्रों पर उनकी लेडी फैंस ने मोहर की बजाय लिपस्टिक वाले किस मार्क लगाकर वोट डाले थे। मगर इतने वोट खोने के बावजूद इस नौसिखिए ने भारतीय राजनीति के सबसे दिग्गज राजनेता हेमवंती नंदन बहुगुणा को चुनावी मैदान में ऐसी पटखनी दी कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। मगर फिर ऐसा तो क्या हुआ कि उनके दोस्त और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही अमिताभ बच्चन को राजनीति से इस्तीफा देने के लिए कह दिया। आखिर बच्चन और गांधी परिवार के बीच दरार क्यों पड़ी? कौन सा घोटाला था जिसने सदी के महानायक अमिताभ और मिस्टर क्लीन राजीव गांधी के राजनीतिक करियर पर काला दाग लगा दिया? और कैसे सिर्फ कुछ वर्षों में ही जहां अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कहा, तो उनके दोस्त राजीव गांधी ने दुनिया को। कैसे हुई थी राजीव गांधी की हत्या, जानेंगे भारतीय राजनीति के जय वीरू से जुड़े कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से कहानियां इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। साल था 1946, जब देश आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर से गुजर रहा था। उसी समय इलाहाबाद के बैंक रोड स्थित बच्चन परिवार के घर में एक फैंसी ड्रेस पार्टी का आयोजन हुआ। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि बच्चन परिवार के बेटे अमिताभ का चौथा जन्मदिन था। कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन ने अपने करीबी दोस्तों को न्योता दिया था और उनमें शामिल थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। यहीं पर 4 साल के अमिताभ बच्चन और 2 साल के राजीव गांधी की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरा गई। असल में तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों परिवारों का आना जाना इतना था कि अक्सर गर्मी की छुट्टियां बच्चन परिवार गांधी परिवार के साथ बिताया करता। इंदिरा तो यहाँ तक कहती, अमिताभ मेरा तीसरा बेटा है, और यही वजह थी कि राजीव और अमिताभ एक दूसरे के अच्छे दोस्त से ज्यादा भाई बन गए। बताया जाता है कि साल 1967 में जब राजीव गांधी की शादी को लेकर कांग्रेस पार्टी में विवाद चल रहे थे, उस वक्त राजीव ने अपनी होने वाली पत्नी सोनिया को भी भारत बुलवा लिया था। लेकिन सवाल ये था कि सोनिया आखिर रहेंगी कहां? ऐसे में तेजी बच्चन ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। सोनिया ने महीनों बच्चन परिवार के साथ समय बिताया और यहीं से दोनों परिवारों के रिश्ते और गहरे हो गए। सोनिया गांधी ने अमिताभ को भाई मान लिया था, वे उन्हें राखी बांधती थी। वहीं सोनिया गांधी और जया बच्चन को देश की सबसे प्यारी ननद भाभी की जोड़ी कहा जाता था, और सोनिया के बच्चे राहुल और प्रियंका अमिताभ बच्चन को मामू कहकर पुकारते थे। इसी पारिवारिक रिश्ते की वजह से जब देश में आपातकाल लगा तो बच्चन परिवार ने चुप्पी साधे रखी, जिसके लिए उन्हें अपने फैंस की आलोचना भी झेलनी पड़ी। मगर नजदीकियां आगे चलकर काम भी आईं। जब 1975 में विद्याचरण शुक्ला ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहते हुए हिंदी फिल्मों पर सख्त पाबंदी लगाई, तो रमेश सिप्पी की शोले सेंसर बोर्ड में अटक गई। क्लाइमैक्स पर रोक लगने वाली थी, लेकिन तब अमिताभ के संबंध काम आए और फिल्म पास हो गई, जिसके बाद शोले महीनों तक सिनेमाघरों में लगी रही। जब अमिताभ फिल्मों में अपना करियर बना रहे थे, तब राजीव इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। वो अक्सर विदेश में रहते थे। ऐसे में अमिताभ का साथ ज्यादा संजय गांधी के साथ था। लेकिन 1980 में जब संजय की मौत हुई और राजीव को राजनीति में उतरना पड़ा,
तब दोस्ती की डोर और मजबूत हो गई। 1982 में दिल्ली के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में अमिताभ बच्चन एंकरिंग कर रहे थे और पहली कतार में बैठे थे खेलों के मुख्य आयोजक राजीव गांधी। पूरे स्टेडियम में ये नजारा साफ था, एक मंच पर देश का सबसे बड़ा फिल्मी सितारा और सामने बैठा भविष्य का प्रधानमंत्री। उसी दिन से दोनों की दोस्ती राजनीति और सिनेमा की सरहदों को पार करके जय वीरू जैसी हो गई। फिर आया साल 1984। इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। अचानक देश की कमान राजीव गांधी के हाथों में आ गई। लेकिन सबसे जहन में यही सवाल उठ रहे थे कि कुछ समय पहले तक पायलट रह चुके राजीव गांधी अपनी मां आयरन लेडी गांधी यानी इंदिरा गांधी की तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे, और क्या वो कांग्रेस को फिर से सत्ता दिला पाएंगे। राजनीति में हर तरफ बेचैनी थी। एक तरफ वो सारे पुराने दिग्गज जिसने कांग्रेस छोड़ा था और विपक्ष में नई पार्टियां खड़ी कर चुके थे, जैसे कि हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इलाहाबाद के कद्दावर नेता, विपक्ष का पूरा कुनबा उनके साथ खड़ा था। और दूसरी तरफ नए खिलाड़ी राजीव, जिन्होंने बहुगुणा जी को कड़ी टक्कर देने के लिए इलाहाबाद के चुनावी मैदान में उतारा अमिताभ बच्चन को, जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपने दोस्त को ना नहीं कह सके और 27 नवंबर 1984 के दिन पहुंच गए इलाहाबाद पर्चा भरने। लेकिन ये नजारा चुनावी कम सुपरस्टार की मूवी प्रीमियर ज्यादा लग रही थी। अमिताभ के शहर में कदम रखते ही जैसे भूचाल आ गया। लोग पेड़ों पर चढ़ गए, बसों की छतों पर लोग भर गए, यहाँ तक कि कलेक्ट्री की दीवार भी भीड़ ने धक्का देकर गिरा दी। फिर जब अमिताभ 7 मीटर ऊंचे मंच पर चढ़कर हाथ उठाते हुए अपनी भारी आवाज में बोले, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, तो इलाहाबाद की गलियां तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। मगर असली चुनौती अब शुरू हुई थी, क्योंकि स्टारडम से वोट नहीं मिलते और राजनीति की समझ चाहिए, और यही समझ उस वक्त अमिताभ के पास नहीं थी। वो हर सभा में 5-6 लाइनें रटकर बोलते थे, मेरा खाता साफ है, कोई एंट्री नहीं। ऐसे डायलॉग उनके फैंस के लिए मनोरंजन थे, लेकिन राजनीति के अनुभवी लोगों के लिए मजाक। वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा बताती हैं, शुरुआत में अमिताभ शर्तिया यानी सट्टा बाजार में चुनाव हार रहे थे, लेकिन उनके पक्ष में हवा तब बदली जब जया बच्चन चुनाव प्रचार में कूदी। उन्होंने भाभी, देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी, जैसे उन्होंने खुद को इलाहाबाद की नई बहू बताते हुए मुंह दिखाई में वोट मांगा था। इस बीच एक वाकया और हुआ जिसने बच्चन की छवि को और चमका दिया। रोड शो के दौरान कुछ लड़कियों ने अमिताभ के स्वागत में अपने दुपट्टे सड़क पर बिछा दिए, लेकिन बच्चन ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और सब दुपट्टे हटवा कर आगे बढ़े। उनकी ये छवि ही फैंस को काफी भाती थी। वहीं दूसरी तरफ हेमवंती नंदन बहुगुणा की छवि अमिताभ के फैंस की भीड़ के सामने कमजोर पड़ती दिख रही थी। फिर आया 1984 के आम चुनाव का नतीजा, जब पूरे देश में सहानुभूति की लहर चली और राजीव गांधी 404 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। वहीं इलाहाबाद में जनता ने सदी के महानायक पर ऐसा प्यार लुटाया कि अमिताभ बच्चन ने 1,87,000 वोटों से बहुगुणा को धूल चटा दी। हालांकि मतगणना में एक अजीब किस्सा भी हुआ। दरअसल अमिताभ बच्चन के करीब 4,000 वोट रद्द हो गए, क्योंकि उनकी लेडी फैंस ने मतपत्र पर मोहर की बजाय लिपस्टिक के किस मार्क्स लगा दिए थे। लेकिन फिर भी उन्हें करीब 68% वोट मिले। इतनी बड़ी हार के बाद बहुगुणा का राजनीतिक करियर ही डगमगा गया। 1984 में जीत के बाद इलाहाबाद की जनता ने अपने सांसद को दिल्ली भेजा, लेकिन वहां पहुंचकर अमिताभ को राजनीति की असली दुनिया समझ आई। यहाँ तालियों की गूंज न थी, यहाँ सवाल थे, जवाबदेही थी और आरोप प्रत्यारोप था। शुरुआत में सब ठीक था। अमिताभ सदन में बैठे, कैमरे उन पर टिके रहे, जनता उत्साहित रही, लेकिन जल्द ही ये उत्साह शक और आरोपों में बदलने लगा। कारण था बोफोर्स घोटाला। दरअसल साल 1987 में खबरें उड़ने लगी कि स्वीडन की एक कंपनी से 155 मिमी हावित्जर तोप खरीदने के सौदे में भारी घुसखोरी हुई है। यह सौदा करीब 1400 करोड़ रुपए का था और आरोप था कि इसमें गांधी परिवार के बेहद करीबी लोगों ने दलाली खाई। इस लिस्ट में अचानक एक नाम सामने आया, बिग बी अमिताभ बच्चन का। हालांकि बाद में यह साबित
साबित हुआ कि उनका नाम गलती से घसीटा गया था, लेकिन उस वक्त भारतीय मीडिया ने बिना रुके इस पर सुर्खियां बनाई। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार, सांसद और प्रधानमंत्री के परिवार के करीबी, यानी खबर बिकने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अमिताभ के लिए झटका बहुत बड़ा था। उन्होंने बार बार कहा, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अखबारों और विपक्ष की राजनीति ने उनकी छवि पर कालिक पोत दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि खुद राजीव गांधी ने सलाह दी, अमित तुम्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और साल 1987 में सिर्फ 3 साल बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान उन्होंने एक बार कहा था, राजनीति में आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उधर मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरह वो भी आरोप से बेदाग बाहर निकले। मगर तब तक राजीव वीपी सिंह के विपक्ष दल के सामने 1989 का चुनाव हार चुके थे और बच्चन गांधी परिवार के बीच की दरारें काफी बढ़ चुकी थी। जो कम होती उसके पहले ही राजीव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कैसे हुई थी राजीव की हत्या, चलिए जानते हैं। 21 मई 1991 भारतीय राजनीति का वो दिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये वही दिन था जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर पहुंचे थे। माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा था। कांग्रेस समर्थक झंडे लहराते हुए उनका स्वागत करने पहुंचे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भीड़ के बीच मौत पहले से ही अपनी जगह बना चुकी है। असल में इस हत्या की जड़ श्रीलंका के जाफना के जंगलों में छिपी थी। वहां तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरण और उसकी टीम राजीव गांधी के खिलाफ साजिश रच चुके थे। वजह साफ थी, प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, जिसने लिट्टे को सीधी चुनौती दी थी। हजारों तमिल लड़ाके मारे गए थे और प्रभाकरण ने कसम खा ली थी कि इस फैसले का बदला लिया जाएगा। इसी बदले की आग से निकली वो साजिश जिसका निशाना खुद राजीव गांधी बने। साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी लिट्टे के ऑपरेटिव शिवरासन के पास थी। उसने चेन्नई और आसपास के कुछ लोकल सपोर्टर्स जुटाए, एक आत्मघाती हमलावर तैयार किया, थेन मोझी, राजा रत्नम और धनु नाम की महिला। यह महिला मानव बम बनकर राजीव गांधी के करीब पहुंची। 21 मई 1991 की रात श्री पेरम्बदूर की सभा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजीव गांधी मंच तक पहुंचने से पहले समर्थकों से हाथ मिला रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। इस बीच नारंगी सलवार कुर्ता पहने धनु उनके करीब आई। उसके हाथ में चंदन की माला थी। सुरक्षा कर्मी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजीव उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं, शायद इसलिए कि वो आम लोगों से सहज रूप से मिलना चाहते थे। तब 30 साल की नाटी, काली और चश्मा पहने खड़ी ये लड़की राजीव को चंदन की माला पहनाती है और पांव छूने के लिए नीचे झुकती है। तभी एक बड़ा बम धमाका होता है और चारों तरफ काले धुएं और आग की लपटें फैल जाती हैं, जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती है। ये भारत का पहला बड़ा आत्मघाती बम हमला था। धमाके में राजीव समेत 15 लोग मौके पर ही मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी थी। राजीव का पार्थिव शरीर पहचानना तक मुश्किल हो गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें पहचान कर कपड़े से ढका। उधर इस खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। बाद में जांच में साफ हुआ कि इस आत्मघाती हमले के पीछे लिट्टे का हाथ था। धनु नाम की महिला ने ही राजीव गांधी की हत्या को अंजाम दिया था और उसकी मदद के लिए शिवरासन और उनके साथियों ने पूरी साजिश रची थी। कैमरा लिए एक पत्रकार हरिबाबू जो धमाके में मारा गया, उसके कैमरे से मिली तस्वीरों ने सीबीआई को अहम सुराग दिए। इन्हीं सबूतों के दम पर कई लोग गिरफ्तार हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आरोपियों को उम्र कैद की सजा और फांसी की सजा सुनाई। राजीव गांधी की इस मौत ने न सिर्फ पत्नी सोनिया गांधी और उनके परिवार को, बल्कि राजीव गांधी के सच्चे दोस्त अमिताभ बच्चन को भी झकझोर कर रख दिया। हालांकि इस मौत से दोनों परिवारों के बीच दूरियां कम नहीं हुई, लेकिन आगे चलकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलना काफी हद तक कम कर चुके थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर अमिताभ बच्चन ने राजनीति ना छोड़ी होती और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ना हुई होती, तो क्या आज भारत की राजनीति का समीकरण कुछ और होता? और आपको बिग बी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही सच्चे और रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।